नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 के इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक जिसका नाम है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। अक्सर हम लोगों ने पहले काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं कि किसी कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। वहीं एक साइंटिस्ट था हेल्महोल्ट्ज़, उसने एक इस प्रकार का एपरेटस बनाया जिससे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके। तो मैंने कुछ बातें पहले से इसमें लिख रखी है कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है क्या। सिंपली ये दो कॉइल होती है और कॉइल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो भी उतना ही रहता है जितना उनकी रेडियस रहती है। अर्थात ऐसी दो कॉइल जिनके बीच का सेपरेशन उनकी रेडियस के इक्वल हो और साथ ही साथ दोनों कॉइल्स में करंट का मान भी इक्वल रहे, तो ऐसी कॉइल कहलाती है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। तो हमने लिखा है टू कोएक्सियल कॉइल्स आर सेपरेटेड विथ द डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियस आर कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। सेकेंड इसमें लिखा है मैंने द करंट फ्लो इक्वली इन कॉइल्स इन सेम डायरेक्शन, यानी प्रत्येक कॉइल में करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम रहती है और इक्वल भी रहती है। उसके बाद मैंने ये भी लाइन लिखा है द नंबर ऑफ टर्न्स आर इक्वल इन द बोथ कॉइल्स। ये जरूरी है क्योंकि अगर नंबर ऑफ कॉइल्स आप चेंज कर दोगे तो दोनों कॉइल एक जितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, दीज कॉइल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो कॉइल है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में काम आती है। एक ये भी है कि इन कॉइल की सहायता से बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड लग रहा है उसको कैंसिल करने के भी काम में लिया जाता है। अगर अपने को चाहिए पर्टिकुलर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बाहर का कोई मैग्नेटिक फील्ड उस पर इफेक्ट नहीं डाले, ऐसा अपने को एक्सपेरिमेंट करना हो तो हम हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का यूज जरूर करेंगे। इसके बाद मैंने ये भी लिखा है इट इज ऑल्सो ए साइंटिफिक एपरेटस टू कैंसिल मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेट टू कैंसिल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सच एज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हमें ये पता है कई बार अपन कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल यूज करेंगे। फिर मैंने लिखा है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये भी सिंपल सी बात है, सीरीज में कनेक्शन होगा तभी तो करंट समान इक्वल फ्लो होगा। तो इसके बाद मैंने लिखा है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज ड्यू टू दिस द करंट फ्लो इन सेम डायरेक्शन एंड इक्वल इन एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड, एक ही बात है। तो ये थी हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल से कुछ बातें। उसके बाद अपन देखते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार जनरेट होता है। तो हमें एक बात का पता है, किसी भी कॉइल से उसकी अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो उस अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड का हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है B बराबर, हम लिखेंगे वी नो दैट द magnetic field at the axis of coil is B is equal to होता है म्यू 0 NI R स्क्वायर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू अपने पास आती है किसी मैग्नेटिक फील्ड का मान जो एक कॉइल के अक्ष पर जनरेट होता है। जैसे ये कॉइल है, इसके अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस पर जो जनरेट होगा इस पॉइंट P पे, जो लास्ट वीडियो हमने डिटरमाइन किया था, वो इस प्रकार का मान हमारे पास आता है। हम आगे भी देखते हैं कि अगर इसमें अपन वैल्यू पुट करें, क्योंकि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R रहता है। कितना रहता है? R। अगर एक कॉइल है, डायग्राम में भी आप शो कर सकते हो, एक कॉइल ये जिसमें करंट I फ्लो किया जा रहा है, दूसरी कॉइल ये बना दो।
एक कॉइल ये, दूसरी कॉइल ये, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। बीच का जो सेपरेशन है वो रहता है R, ये R रेडियस, इसकी भी R रेडियस। बीच का जो सेपरेशन है ये दोनों का रहता है रेडियस के इक्वल। तो इस कॉइल के कारण जो उसकी अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका इस प्रकार ग्राफ आएगा। ये दूसरी कॉइल इस प्रकार, ये दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के मान आएंगे। दोनों की पी इक्वल लगभग इक्वल रहनी चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ये रहती है x इज इक्वल टू r/2, दैट इज x इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0। r के साथ यानी x के साथ इसका वैल्यू है। राइट डाउन ये कॉइल्स के डायग्राम और वो मैग्नेटिक फील्ड B को रिप्रेजेंट करने का तरीका। B पर सबसे ज़्यादा मान होता है। अब अपने को ये पता है कि दोनों कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो r/2 डिस्टेंस पे कितना रहेगा, x इज इक्वल टू r/2 पर कितना रहेगा। ये पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा कर रखी है कि व्हेन x इज इक्वल टू r/2 तब इसका मान कितना आएगा। इसे में वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू r/2 देन B इज इक्वल टू आता है, मैग्नेटिक फील्ड B का जो मान आता है वो आता है 8/5√5 या फिर ये लिखो 4/5√5 μ0 Ni/r। देखो r², जैसे ही इसकी जगह मान रखोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 5√5। 5 ये x की जगह मान रखोगे r/2 तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा r²/4। इसको पूरे को हल करोगे तो टोटल बन जाएगा 5r²/4, यानी अंदर वाला मान कितना बन जाएगा 5r²/4 की पावर 3/2। इसको अब बाहर निकालो, आप बाहर निकालोगे तो ये 5√5 बच जाएगा और r का जो स्क्वायर है ये बन जाएगा r की क्यूब। यानी फाइनली हमारे पास ये सूत्र किस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी अगर आप और सॉल्यूशन में लाओ, अगर इसको भी आप और सॉल्यूशन में लाना चाहो तो ये मान आ जाता है मेरे पास, ये पाई भी है साथ में इसके, ये मान आ जाता है b इज इक्वल टू, सेंटर पे पाई नहीं था, कितना ही होता है, ये आ जाता है 0.72 ऑफ B सेंटर। यानी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मान होता है किसी कॉइल के वो रहता है μ0 Ni/2r। दिस इज द वैल्यू। यानी इसको अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/5√5 × 2r और ये μ0 Ni/2r, ये मान तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B सेंटर का मान, और आगे वाला 8/5√5 का मान आ जाएगा 0.72। नेक्स्ट, ये हमारे पीछे के वीडियो से संबंधित ही टॉपिक है। ये एक स्पेशल कंडीशन इन्होंने लगाई है, बाकी कोई टॉपिक में इतना दम नहीं है इसमें। फिर हम कहते हैं बाय फर्स्ट कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फील्ड B1 का मान, हाँ तो किसी कॉइल के अक्ष पर जो मान था ना मैग्नेटिक फील्ड का वो तो मेरे पास था μ0 Ni/r² बट्टा केवल 4 होता है, यहाँ पाई नहीं आता, वो पहले बाई मिस्टेक शायद मैंने लिख दिया है भूल से। ये इसका मान होता है किसी अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड का, और इसमें हमने x की जगह जैसे ही r/2 रखा तो मैग्नेटिक फील्ड B का मान हमारे पास सीधा सीधा आ जाता है 0.2 ऑफ B सेंटर। और फिर हम कह रहे हैं कि बाय फर्स्ट कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड B1 इज इक्वल टू, यही मान लिख देते हैं 0.72 ऑफ B सेंटर, एंड बाय सेकंड कॉइल, क्योंकि दोनों के कारण समान मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बाय सेकंड कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड
इंड्यूस्ड B2 इज इक्वल टू 0.72 ऑफ BC, C फॉर सेंटर, ये वैल्यू आ गई। अब कह देंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय बोथ कॉइल्स। नाउ द टोटल magnetic field induced by the coils B इज इक्वल टू आ जाएगा B1 प्लस B2। B1 का मान मेरे पास है 0.72 ऑफ BC प्लस 0.72 ऑफ BC। तो वैल्यू ऑफ B इज इक्वल आएगा 2 मल्टीप्लाइड 0.72 ऑफ BC। इसको आप लिख सकते हो अगर पूरा लिखना चाहो तो, 0.72 को वापस मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो होगा इतना 1.44 ऑफ BC। BC का मान भी रख सकते हो अगर रखना चाहो तो 1.44 BC का मान होता है μ0 Ni/2R। ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बीच वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ठीक है, तो ये तो था हमारा हेल्महोल्ट्ज कॉइल का टॉपिक। अगला टॉपिक देखते हैं, किसी मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करे तो उस पर फोर्स कितना लगता है, यानी लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे। तो अगला अपना टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह देते हैं इफ ए Q charge of a charge particle moving in a मैग्नेटिक एंड ये भी कह सकते हो, मैग्नेटिक के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो, एंड इलेक्ट्रिक, ये ठीक रहेगा। टॉपिक का नाम ये बन जाएगा, बेटर रहेगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने लिख दिया इफ ए Q चार्ज ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, then this charge experiences a force, तो लॉरेंज ये कहता है कि इस फोर्स का जो मान होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों के योग के इक्वल होना चाहिए। एक्सपीरियंसेस ए फोर्स दैट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये भी बात सही है। तो किसके अनुसार हम लेके चलेंगे, अकॉर्डिंग लॉरेंज, LORENTZ, लॉरेंट्ज बोल सकते हो। तो यह आ जाएगा F इज इक्वल टू FE, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स, प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स। अगर कोई Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E में होता है तो इस पर लगने वाला फोर्स QE होगा। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें Q चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस Q चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा QE।
सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड पर जो लगेगा, नई चीज यहां आ रही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड के कारण चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू वी क्रॉस बी, यानी ये वेक्टर प्रोडक्ट है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड का, ध्यान रखें इस बात का। ये फोर्स लगेगा, इसको लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं अपनी भाषा में। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय द चार्ज इफ इट इज मूविंग इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में मूव करता है तो इस पर इतना फोर्स लगेगा। और देखें आगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये कह देते हैं चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज एब्सेंट, एब्सेंट अगर हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि E का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। E का मान जीरो होते ही जो फोर्स होगा वो केवल मैग्नेटिक फोर्स के बराबर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो जीरो हो गया। ये लगेगा क्यू वी क्रॉस बी, और जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो ये लग जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स लगेगा बच्चों। इसके बाद अपन स्पेशल कंडीशन लगा सकते हैं कि यदि इफ, नंबर फर्स्ट कंडीशन, इफ द मूविंग चार्ज, ध्यान से देखें इस बात को, मूविंग चार्ज, इफ द मूविंग चार्ज moves in the direction of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मूव करे, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू है जीरो। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, थीटा, ये आगे क्वेश्चन लिख देना, थीटा इज द एंगल बिटवीन velocity of charge and magnetic field B, मैग्नेटिक फील्ड B और वेलोसिटी के बीच का एंगल है। अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे तो हम कह सकते हैं कि उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, आपको ये पता रहना चाहिए साइन जीरो का मान जीरो रहता है, इसी हिसाब से फोर्स का मान भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा। ऐसे ही अपन कह दें कि अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे या 180 से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, ये और लिख देते हैं, ये लिखते हैं ना कुछ बातें। नंबर दो कंडीशन ऊपर लिख देता हूं, इफ the charge particle moves in opposite to the direction of magnetic field, इसका मतलब सच दैट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और ये भी याद रखें साइन 180 का मान भी कितना रहता है, जीरो रहता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वाई डायरेक्शन में और चार्ज माइनस वाई डायरेक्शन में मूव करे तो भी फोर्स जो लगेगा वो जीरो लगेगा। तो ये भी सही बात हमें पता चल गई कि देन मैग्नेटिक फोर्स एफ एम का जो मान आएगा वो भी जीरो आएगा, क्योंकि इसका सूत्र तो क्यू भी साइन थीटा होता है, साइन 180 का मान जीरो हो जाएगा। थर्ड कंडीशन, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात तो यही थी, वेन मूविंग चार्ज is normal to the magnetic field,
कितना घूमे, नॉर्मल। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से अगर इंटर करे तो अब कह देंगे इफ या इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन द फोर्स acting on the charge particle, acting on the charge particle is maximum, क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। एंड नई बात और सीखें इसमें, क्या होगा अगर मैक्सिमम लगेगा तो पार्टिकल विल रिमूव इन सर्कुलर पाथ। ये हो जाएगा अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करो तब फोर्स जीरो लगेगा, अगर उसकी डायरेक्शन में फ्लो करो तब जीरो लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने उसके नॉर्मली यानी मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स एक्सिस में लग रहा है और आपने इंटरिंग करा दी उसमें वाई डायरेक्शन से, तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएगा, जैसे अभी हम देखेंगे आगे। इसका मतलब उस कंडीशन में उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा और वो हमेशा उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन में रहेगा, जिससे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा। एंड द पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल विल मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है। आगे लिखते हैं थोड़ी इसमें बातें, कितना मान आएगा पहले ये तो देखो। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन 90 इज इक्वल टू 1। नाउ द फोर्स acting on the charge particle, F का जो मान है वो आ जाएगा QVB, केवल QVB आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आ गया अपने पास अगर नॉर्मली इंटर करता है तब। अब कहेंगे अपन लोग कि ये फोर्स जो है उसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रदान करेगा, यानी कि इस प्रकार की कंडीशन लगेगी। देखो अंदर की ओर हर बार फोर्स लगेगा, यहां पहुंचेगा तो इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, यहां पहुंचेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इस प्रकार का आप डायग्राम बना सकते हो। आर रेडियस का पाथ कंक्लूड कर लेगा ये मैग्नेटिक फील्ड में। तो आप इस प्रकार का डायग्राम बना दो भाई। पी एक्स कह दो और वी वाई कह दो, तो देन फोर्स जो लगेगा वो जेड डायरेक्शन में लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, जेड में। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये भी याद रखें थोड़ा। कह देंगे व्हेन पार्टिकल मूव, और दूसरी लाइन लिख देते हैं इंटर्ड नॉर्मली टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट रिवॉल्व। देखो बात, रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ। ये बात भी सही है। हेंस इट गेट ए सेंट्रीपिटल, ध्यान से सुनो बात, सेंट्रीपिटल, हेंस इट गेट ए सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्विंग करने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा।
अब देखेंगे कि इसमें इसकी रेडियस कितनी बन जाएगी, इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, ये सब बातें लिखेंगे। तो कई सारी बातें अब इसका संज्ञान लेने वाली है। देखते हैं क्या क्या मान आने वाला है। तो हमने देखा है कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है mv²/r, ये जनरेट होगा qvb से, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल 90 डिग्री से अंदर इंटर करेगा तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना लगेगा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो y डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है, और इसमें x एक्सिस से अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो मूव करते ही वो इसमें सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने लग जाएगा, सर्कुलर पाथ में। और सर्कुलर पाथ में अपने को पता है हमें एक रेडियस r मिल जाती है और इस प्रकार ये मूव करने लगता है। अगर किसी सर्कुलर पाथ की रेडियस r हो, वेलोसिटी v हो और m मास का चार्ज पार्टिकल है तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv²/r, और उस पर जो लॉरेंज फोर्स लगता है, लॉरेंज साइंटिस्ट जिसने ये बताया कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला जो फोर्स होता है, अगर पार्टिकल 90 डिग्री पे आए तो qvb लगता है, अदरवाइज qvb sin थीटा लगता है। तो हमने ये देखा कि इसमें वेलोसिटी का जो मान है वो आएगा, ये वेलोसिटी से एक वेलोसिटी वाला पोर्शन कैंसिल आउट, देन इट विल बिकम qb/m और ऊपर आ जाएगा r। तो ये वेलोसिटी का मान आता है सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर। अगर इसको भी आप चेंज करना चाहो कि हम इसको और आगे दूसरी फैक्टर्स में भी इसको चेंज करना चाहें तो r का भी इसमें मान निकाल सकते हो। तो r = हो जाता है mv/qb भी हो जाता है। mv आपको पता होगा मान होता है मोमेंटम p का, दैट इज बिकम p/qb। दिस इज आल्सो द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये तो करता है रिप्रेजेंट वेलोसिटी, ये रिप्रेजेंट करता है रेडियस। तो इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल and r is the radius of circular path। ये अपने पास कुछ बातें आ गई। अब अपन लोग इसको फ्रीक्वेंसी में बदल सकते हैं, एनर्जी में बदल सकते हैं और टोटल मोमेंटम में भी इसको बदल सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखें कि काइनेटिक एनर्जी के, यानी काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द चार्ज पार्टिकल हैविंग मास m मास के चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जिसको मैं E से अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये आती है 1/2 mv², और इट इज ऑल्सो बिकम p²/2m। अगर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का मान p²/2m आ गया तो इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ p² = 2me, देन इट विल बिकम p = √2me। नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2, देन द रेडियस, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए मोमेंटम की बजाय, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की क्वांटिटी दे दें तो आप उसकी रेडियस डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे? then the radius of charge particle r = आ जाएगा, p की जगह आ जाएगा √2me होल डिवाइडेड बाई qb। दिस इज ऑल्सो द रेडियस इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस प्रकार काफ़ी सारे आगे से आगे अपने पास मान आते जाएंगे। अब देखो टाइम पीरियड भी देख लो कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसका टाइम पीरियड कितना आएगा, तो ये भी लिख दो, टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज पार्टिकल। कैपिटल T = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड कह सकते हो या वेलोसिटी कह सकते हो, एक ही बात है। डिस्टेंस की जगह मेरे पास आता है सर्कम्फेरेंस,
सर्क्यूमफेरेंस अपॉन स्पीड यानी वेलोसिटी। ये बात याद रखो, t इज इक्वल टू सर्क्यूमफेरेंस का मान होता है 2πr अपॉन वेलोसिटी है v। ये मान हम लोगों ने r का मान यहाँ से निकाल सकते हो, लिख सकते हो, वेलोसिटी का मान भी लिख सकते हो। अगर ये नहीं लिख पाओ तो m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उससे मान निकल जाएगा, नीचे मोमेंटम बन जाएगा। तो टाइम पीरियड t का जो मान है वो मेरे पास आ जाता है लास्ट का, जैसे अपन r का मान रखेंगे तो दैट इज बिकम 2π अपॉन v थाई। r का मान होता है mv अपॉन qb था, जस्ट इससे पहले वाला मोमेंटम के रूप में हमने जो लिखा था दैट इज डिवाइडेड बाय v, देन दिस इज बिकम 2π m अपॉन qb। ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के लिए एक साइकिल कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम है। इस प्रकार अपन आगे के भी इसमें एप्लीकेशंस कर सकते हैं। आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी जिसको म्यू कह सकते हैं, कई किताब वाले एन में भी कहते हैं, 1/t होता है। तो t का रिवर्ट करते क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑल्सो बिकम qb/2πm। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब कह दो सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालो, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π न्यू। तो ये 2π को हटा दो, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा अपॉन 2π। तो ये 2π से 2π कैंसिल होते ही सीधा सीधा आंसर आ जाएगा qb/m। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपने पास आ जाएगा qb/m। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से प्रवेश करता है, उसी के एप्लीकेशन चल रहे हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, डिटरमाइन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इंटर्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर या नॉर्मल। अगर नॉर्मल या परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी qb/m। नॉर्मल सीधी फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो टाइम के इन्वर्सली होती है, वो qb/2m या 2πm। टाइम पीरियड आ जाएगा 2πm/qb। रेडियस इसकी ये है ही, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं जो हमने पहले निकाली थी 2πr/qb। इस प्रकार अपन लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल के मोशन की बात कर सकते हैं। हाँ, तो आगे का अपना जो टॉपिक है वो इस प्रकार है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्ड बिटवीन एंगल थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0। पहले अपन ने कंडीशन ये पढ़ी कि थीटा का मान जो है या तो 0 डिग्री हो या थीटा का मान 180 डिग्री हो। इन दोनों कंडीशन में तो मैग्नेटिक फील्ड B का जो मान है वो इस पर इफेक्ट नहीं डालेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर। और जैसे ये 90 डिग्री से इंटर करता है v वेलोसिटी से, तो ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने लग जाता है। अब अगर अपन देखें कि थीटा का मान है 0 इज लेस देन और 0 इज ग्रेटर देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री हो, तब इसका मोशन किस प्रकार रहेगा। तो अपना जो नया टॉपिक है वो बन जाएगा कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन एंगल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ये एंगल अपने पास आ जाए। अब अपन लिखेंगे व्हेन ए पार्टिकल moves with v velocity, and the angle formed with magnetic field is lie between 0 is less than theta is less than 90 degree. Then there are two components
ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स। दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कैसे होंगे देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है BZ, कोई पार्टिकल जो इंटर कर रहा है इसके साथ वो थीटा एंगल से इंटर कर रहा है v वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है z डायरेक्शन में, z डायरेक्शन के साथ कोई चार्ज पार्टिकल है वो इंटर कर रहा है थीटा एंगल से। ये चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा हॉरिजेंटल जिसको हम कह सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में आता है, दूसरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, इधर आप कह दो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो वेलोसिटी के एक कंपोनेंट तो हो गया v पैरेलल जिसको अपन कह सकते हैं v cos थीटा, एंड सेकंड वन इज आ जाएगा v परपेंडिकुलर दैट इज बिकम v sin थीटा। यानी कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इंटर करे, सिंपल मैं एक समझ सकता हूँ कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड को अपन लोग क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने डायरेक्शन को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, कोई बात नहीं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब चार्ज पार्टिकल इसके साथ कोई थीटा एंगल बनाते हुए इंटर करे, ऐसे इंटर जैसे ही करेगा तो इस पर दो कंपोनेंट बन जाएंगे इसके वेलोसिटी के। वेलोसिटी ये v थी, एक कंपोनेंट बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और एक बन जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट जिसको कहते हैं v sin थीटा, और ये हो जाएगा v cos थीटा। अब क्या होगा जी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है जिसको हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट के रूप में कह सकते हैं, ये वाला कंपोनेंट तो इसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने का प्रयास करेगा, और ये v पैरेलल जो है वो इसको आगे खिसकाने का प्रयास करेगा। इसका मतलब इसका जो फाइनल पाथ जो होगा ना वो हेलिकल पाथ बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? हेलिकल पाथ। इस प्रकार इंटर करते आया, इस प्रकार आगे बढ़ता जाएगा, ये ऐसे। इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ बोलते हैं? हेलिकल पाथ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि न तो ये पूर्ण रूप से सर्कुलर पाथ में राउंड कर पाता, सर्कुलर करता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाएगा, कारण कि इसमें वेलोसिटी का जो v cos थीटा है ना, ये इसको मैग्नेटिक फील्ड में धक्का देने का प्रयास करेगा, यानी इसको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने का प्रयास करेगा। वहीं इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है v sin थीटा, ये इसको सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने का प्रयास करेगा। तो ये एक स्प्रिंग नुमा पाथ बन जाएगा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेलिकल। कौन सा बोलते हैं? हेलिकल। हेलिकल पाथ बोलते हैं इसको। ठीक है, साइंटिस्ट हेलिकल ने ही ये सबसे पहले सुझाव दिया, इसलिए हेलिकल पाथ बोलने लग गए इसको। तो आप ये डायग्राम बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, दोनों में से कोई सा ही बना सकते हो। वो एक बना लो, उसमें एंगल वगैरह सब शो हो रखे हैं, इसके बाद ये हेलिकल पाथ बना दो। फिर अपन कहते हैं, मैंने लिखा है देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, वन which is parallel to magnetic field, यानी कि v parallel to v cos थीटा। एक तो ये हो गया जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, एंड सेकंड इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम कह सकते हैं v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v sin थीटा। दैट्स ऑल। अब अपन कहेंगे इन दिस कंडीशन द नॉर्मल कंपोनेंट ट्राई टू इट revolving in a circular path। इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है v sin थीटा, ये तो ट्राई करेगा इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने का। वेयर एज जहां दूसरी बात, वेयर एज द पैरेलल कंपोनेंट try to
मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दो बातें आ गई। इसका मतलब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए mv²/r, वो किस प्रकार बन जाएगा, mv परपेंडिकुलर का स्क्वायर/r आएगा, याद रखो, जो किसके बराबर आएगा, qvb के, और qvb के बराबर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये जो v परपेंडिकुलर है इसके परपेंडिकुलर स्क्वायर को क्रॉस करते ही mv परपेंडिकुलर/r इज इक्वल टू qb आ जाएगा केवल, और परपेंडिकुलर वाली जगह क्या मान रखेंगे, v sin थीटा। उससे हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, यानी हेलिकल पाथ में इसकी रेडियस कितनी बनेगी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं किस प्रकार इसको डिटरमाइन करें। अब अगर अपन देखें कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, एक शब्द आएगा पिच, एक शब्द आएगा पिच। पिच का मतलब होता है चूड़ी, हिंदी बोलते हैं चूड़ी, और पिच गैप, पिच गैप का मतलब चूड़ी अंतराल, यानी कि इसका एक सर्कुलर पाथ ऐसे कवर होकर दूसरा सर्कुलर पाथ बनता है तो दोनों के बीच का गैप कितना है, दैट इज कॉल्ड पिच गैप। यानी कि हेलिकल पाथ में टू रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली टू रिवॉल्विंग पाथ के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड पिच गैप, चूड़ी अंतराल। जैसे आप स्क्रू या नट के अंदर देखते हो कि नहीं दो पिच के बीच का गैप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पिच गैप, यानी कि दो चूड़ी के बीच का गैप। स्क्रू या नट को कशोगे तो उसमें भी चूड़ी गैप होती है, वैसे ही इसमें भी पाथ जो है सर्पिलाकार या फिर हेलिकल, जिसको चूड़ी अंतराल के रूप में कह सकते हैं, ऐसा इसमें बनता है। जनरली इस प्रकार की कंडीशंस कहाँ बनती है, अर्थ के पोल पर। अर्थ के पोल पर क्या होता है, जो मैग्नेटिक पोल्स हैं अर्थ के, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, और उसके क्षेत्र में अगर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करे तो वो ऐसे जंप करता हुआ आएगा। इसका मतलब जंप करने का मतलब वो उसके पाथ है वो हेलिकल दिखेगा अपने को। अलास्का है, कनाडा है, ये जो जगह है वहाँ पर क्या है, ये जैसे कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, ज़्यादा होने से वो किसी न किसी एंगल से इंटर करेगा। परपेंडिकुलर तो करने से रहा, अगर परपेंडिकुलर करे तो वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता रहेगा। वहीं अगर वो किसी एंगल से रिवॉल्व करे तो इस प्रकार हेलिकल पाथ में आगे बढ़ता हुआ आएगा, तो अपने को जंपिंग स्टार्स यानी कि जंप करते हुए तारे जैसा वो दिखेगा अपने को, चमकीला, अलग अलग रंग बिरंगे रंगों से। ठीक है, लिखेंगे अपन वो भी बात, लेकिन अभी अपने को दो डेरिवेशन बाकी है इसके, देखते हैं किस प्रकार। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं अपन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब mv²/r। अब v कौन सा है, v परपेंडिकुलर वाला, देन इट बिकम v परपेंडिकुलर का स्क्वायर/r इज इक्वल टू qv परपेंडिकुलर साइन थीटा। सही बात है। ये भी ये जो मान है, ये मान मेरे पास आ जाएगा v परपेंडिकुलर/r इज इक्वल टू qv, v तो नहीं रहेगा, कट गया, QB। अब कह दो सर यहाँ V क्रॉस B होता है साइन थीटा, तो वहीं आना चाहिए ना। अरे भाई आया है, लेकिन इधर वाले साइन स्क्वायर थीटा है वो उसको काट गया। ठीक है, सिंपल सी बात, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इससे हम R का मान भी निकाल सकते हैं। R का मान कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू आ जाएगा, ये R इधर जाते ही QB इधर आ जाएगा, तो mv परपेंडिकुलर अपॉन QB, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। इसी को अगर एक्सटेंड और करना चाहो आप तो mv साइन थीटा राइट डाउन कर सकते हो, डिवाइडेड बाई QB। दिस इज द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर रिवॉल्विंग या सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज इंटर्ड इन बिटवीन द एंगल 90 to 0। सेकेंड वन ऑल्सो वेलोसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हो आप। वेलोसिटी तो v इज इक्वल टू v साइन थीटा है ही। टाइम पीरियड देखो अब इसका कि ये कितने टाइम पीरियड में एक राउंड कर लेता है, एक चक्कर कवर करने में टाइम कितना लेता है। तो इसके नीचे हम लिख देंगे, ये तो आ जाएगा रेडियस,
अब लिखो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई r डिवाइडेड बाई v वो भी परपेंडिकुलर बच्चों, r का मान सामने पड़ा है, v परपेंडिकुलर आपको पता है, तो लिख देते हैं अपने क्या है, देखो तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई r का मान मेरे पास है mv साइन थीटा और q भी नीचे चला जाएगा, तो v परपेंडिकुलर का मान भी क्या आ जाएगा, v साइन थीटा इंटू क्यू बी। v परपेंडिकुलर का मान मैंने v साइन थीटा रखा, r की जगह मैंने रखा mv साइन थीटा बटा क्यू बी, दैट इज कैंसिल आउट, देन इट इज बिकम 2 पाई m बाई क्यू बी। ये भी सही बात है। अब कहते सर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, फ्रीक्वेंसी का मतलब यूनिट टाइम में कितने रिवॉल्विंग कंप्लीट करता है, एकांक समय में कवर किए गए साइकिल्स की संख्या। ये जो साइकिल्स का क्रिएट कर रहा है 1 2 3 4 ऐसे, मान लो 1 सेकंड में 10 साइकिल कवर करता है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हर्ट्ज। अगर 1 सेकंड में ये 12 हर्ट्ज मानने हम लोग, इसका मतलब 1 सेकंड में 12 बार रिवॉल्विंग कंप्लीट करता है। ऐसे हमारे घरों में जो एसी करंट आता है उसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 50 हर्ट्ज, अमेरिका में रहती है 60 हर्ट्ज। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि घरों में जो लाइट आ रही है उसका जो साइनोसॉइडल वैल्यू है, जो पूरा कवर कंप्लीट करती है, अपना साइकिल कंप्लीट करती है, वो 1 सेकंड में 50 टाइम 15 टाइम्स वो रिकवर हो जाती है। इस प्रकार ये इसके चलने का तरीका ये होता है एसी का। अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 में ये सब बातें। फ्रीक्वेंसी का मतलब म्यू इज इक्वल टू 1/t, देन इट विल बिकम QB बाई 2 पाई m। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और देख लो, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई न्यू, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होती है 2 पाई न्यू, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ANGULAR, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई न्यू। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर बच गया QB बाई m। इसका मतलब भले ही ये 90 डिग्री से एंटर करे, भले ही ये किसी दूसरे पाथ से रिकवर करे, इसकी फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है, वही वैल्यू आती है। अब अपन देखते हैं कि पिच गैप कितना है, यानी कि ये जब डिस्प्लेसमेंट लेता है मैग्नेटिक फील्ड में वो कितना लेता है, तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखो मैंने शायद जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बताया था आपको, अब कह देंगे द डिस्प्लेसमेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड B। मैंने शायद इसको बी जेड डायरेक्शन बताई थी, तो बी जेड का मतलब जेड डायरेक्शन में, तो जेड कई किताबों में वाई लिख सकते हैं, उस कंडीशन में आप मैग्नेटिक फील्ड को वाई डायरेक्शन में मान लो। अभी मैंने जेड डायरेक्शन में माना है इसको, तो जेड बराबर क्या होना चाहिए, वेलोसिटी अब पैरेलल चलती है उसके, तो इनटू टाइम, यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने में ये साइकिल कंप्लीट, दूसरा ये साइकिल, यहाँ इन दोनों के बीच का गैप कैसे पता करें कि एक तो इसकी पैरेलल डायरेक्शन में चलने की वेलोसिटी कौन सी है, जो इसका पैरेलल कंपोनेंट आएगा v cos थीटा। दूसरा एक साइकिल कंप्लीट करता है और दूसरे साइकिल की तरफ जाता है, तब तक टाइम कितना लेता है, कैपिटल T, जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं, जो ये मान पड़ा अपने पास। तो Z, जिसको कई किताब वाले Y भी लिखते हैं, दैट इज बिकम v पैरेलल का मतलब हो गया v cos थीटा, एंड T का मान आ गया 2 पाई m बाई क्यू बी, 2 पाई m बाई क्यू बी। इसका मतलब Z का मान जो है, जिसको हम लोग अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या पिच गैप भी बोल सकते हैं एक प्रकार से, क्योंकि दो साइकिल्स के बीच का गैप ही तो वाई डायरेक्शन है। एक ये बना, दूसरा ये बना, ये वाली डायरेक्शन जो थी वही तो हमारे पास जेड आया है, ये पिच गैप भी कहलाता है एक प्रकार से। तो पिच गैप का अगर कोई मान पूछे तो ये मान आ जाएगा अपने पास 2 पाई m अपॉन क्यू बी v cos थीटा, दैट्स ऑल। कह दो
नीचे लिख देंगे दिस टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड हेलिकल पाथ, दिस टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड हेलिकल पाथ, दिस टाइप ऑफ पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, of the charge particle, of the charge particle is called helical path, helical path। तो ये कुछ अपने पास बातें थी। उसके बाद अपन ये लिख सकते हैं नीचे कि ये जो पोलर रीजियंस है लाइक अलास्का और नॉर्थ कनाडा समटाइम्स विटनेस आर वेरी ब्यूटीफुल, यानी वहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि अलास्का जो है या फिर हमारे नॉर्थ कनाडा है, वहाँ अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स हैं। ये जो हमारी अर्थ है, आगे वाले चैप्टर में हम पूरा सीखेंगे कि ज्योमेट्रिकल जो अक्ष होती है, ये ज्योमेट्रिकल अक्ष, इससे थोड़ा सा ये हमारे मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो झुके हुए रहते हैं, वो भी 11.3 डिग्री से, 11.3 डिग्री से। इसका मतलब हम जिसको नॉर्थ पोल मान रहे हैं ज्योग्राफिकल रूप से और साउथ पोल मान रहे हैं ज्योग्राफिकल रूप से, वो इसके मैग्नेटिक पोल नहीं है। मैग्नेटिक पोल तो थोड़ा सा झुके हुए हैं किसी एंगल से, तो दैट इज बिकम मैग्नेटिक, दैट इज बिकम साउथ मैग्नेटिक। और इनके बीच में यानी कि ज्योग्राफिकल और इसका जो नॉर्थ में मैग्नेटिक पोल्स जो हैं, दोनों को बीच में मिलाने वाले जो अक्ष है, उन अक्षों के बीच का एंगल रहता है 11.3 डिग्री। अगले चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे अपन लोग इसके बारे में। लेकिन मैं ये कहूँ कि नॉर्थ कनाडा मतलब यहाँ पर है कनाडा, यहाँ या अलास्का जिसको अपन लोग कह रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इनके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है। जैसे ही इंटर करता है, इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार का जनरेट हो रहा था, ऐसे जनरेट हो रहा है नॉर्थ से साउथ की ओर, सॉरी साउथ से नॉर्थ की ओर। ये थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। अब मैंने साउथ से नॉर्थ क्यों बनाया है, ये बात समझने वाली है। हम इस अर्थ वाले मैग्नेट में या अर्थ वाले मैग्नेटिक डायरेक्शन में जिसको साउथ पोल मानेंगे, वास्तविक रूप से वो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होता है। ये हम साउथ तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्योग्राफिकल रूप से वो साउथ डायरेक्शन है, इसी हिसाब से इसको कहते हैं। वास्तविक रूप से तो ये नॉर्थ पोल था, इसीलिए इसमें फील्ड लाइनें जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जा रही है। ठीक है। अगर इसमें कोई मैग्नेटिक या चार्ज पार्टिकल इंटर करता है तो वो फिर किस प्रकार का मोशन करेगा? हेलिकल पाथ वाला, यानी वो एक डांसिंग स्टार की तरह इंटर करेगा। तो समटाइम्स एट अलास्का एंड नॉर्थ कनाडा द व्यूज आर वेरी विटनेस, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज होगा वहाँ पर। ये रंग बिरंगे तारे हैं जो चमकते हुए या कूदते हुए जंप करते हुए उसके अंदर इंटर करेंगे। ये कुछ कभी कभार कोई समस्या दिखता है, क्योंकि अगर कोई चार्ज पार्टिकल उसमें इंटर करे। अब कहते सर वहाँ चार्ज पार्टिकल कैसे आएगा? चार्ज का मीनिंग है कोई भी बॉडी जो फ्रिक्शन से चार्ज हो सकती है, हवा से। जैसे अगर एटमॉस्फेयर में कोई एम मास का पार्टिकल इंटर करता है तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण उसमें या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। इसका मतलब उस पर खुद पे सरफेस पे कुछ चार्ज जनरेट हो जाएगा और उसी हिसाब से वो चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। तो इसके बाद अगला टॉपिक अपन देखते हैं जो है फोर्स से संबंधित। फोर्स किस प्रकार का है? तो नेक्स्ट अपना टॉपिक जो है वो आ जाएगा फोर्स से संबंधित। यह आ जाएगा फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। भाई कंडक्टर होना जरूरी है, कंडक्टर के बिना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स नहीं लगेगा। इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक ये हो गया, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि एक कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसको जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो रखते ही उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। अब फोर्स कितना लगेगा हम डिटरमाइन करेंगे। देखो अब मैं थोड़ी बातें इसमें लिख रहा हूँ। व्हेन
ए करंट कैरिंग कंडक्टिंग, वो भी जरूरी है, कंडक्टिंग वायर, ये इतने लाइन तो वो टॉपिक वाली आ गई। वायर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरी पूरी लाइन तो यही आ गई। देन अब यहां शुरू हो गई बात नहीं, तब होगा कि आपको याद रखना है बच्चों कि कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा रहते हैं। क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमने मान लो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये क्रॉस साइन का मीनिंग होता है इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। छोड़, थोड़ी मैंने सीधी ज़्यादा रख दी, थोड़ी तिरछी रख दो ताकि इसका एंगल बने इसके साथ, ऐसे रख दिया। हो सकता है एंगल 0 बन जाए, वो अलग अलग कंडीशंस पे मान आ जाएगा बाद में। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। फोर्स क्यों किया जाता है भाई? क्योंकि किसी भी कंडक्टर में आप जब करंट फ्लो करते हो तो चार्ज कैरियर तो मूव करेंगे, और अभी हमने पढ़ा है कि कोई क्यू चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी, जिसको मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। तो ऐसा ही इस करेंट कंडक्टर वायर में होगा। आप अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके कारण करंट फ्लो हो रहा है। और कंडक्टर में करंट फ्लो तभी होता है जब चार्ज कैरियर्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, क्योंकि करंट की डेफिनेशन यही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें लिखूंगा देन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। ड्रिफ्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि हमने इस पर पोटेंशियल लगा रखा है, वायर के दोनों सिरों पर पोटेंशियल लगाने से ही करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हो। दोनों ही बात सही है। ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस, कई बच्चे भूल में एक्सपेरिमेंट लिख देते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं लिखना है, एक्सपीरियंसेस ए मैग्नेटिक फोर्स, ए मैग्नेटिक फोर्स। अब कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हमें क्या क्या चाहिए? सूत्र देखो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। हमारे पास सूत्र आना चाहिए क्यू वी बी। अब मैं कह दूं क्यू का मान कैसे निकालूं? मेरे पास तो एक कंडक्टर है ये, और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए है, लेंथ इसकी एल है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए है, लेंथ एल है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम तो मुझे पता चल गया कि इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम जो है ना, वो तो एरिया इंटू लेंथ हो गया। अब अगर मैं ये कह दूं इसके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर स्मॉल n हो, तो चार्ज कैरियर की संख्या मुझे पता चल गई, वो हो गई NaL। यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स स्मॉल n, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में मान लो 50 इलेक्ट्रॉन्स है एक यूनिट वॉल्यूम में, तो 50 इंटू उसका वॉल्यूम, फिर टोटल मान आ जाएगा नंबर ऑफ का। एक चार्ज कैरियर यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E के बराबर, जो फंडामेंटल चार्ज यूनिट। इसका मतलब Q का मान आ गया NaLe, ये Q आ गया मेरे पास। ठीक, इस Q का मान जैसे मैं यहाँ रखूंगा तो V क्रॉस B, फिर मैं कह दूंगा क्रॉस प्रोडक्ट थीटा है। थीटा अगर 90 डिग्री मान लेंगे तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, अगर 90 नहीं माने तो साइन थीटा चलता रहेगा साथ साथ में, हमारे पास उत्तर आ जाएगा। चेक करते हैं किस प्रकार इसका मान आता है। आई विल चेक इट। देखो बच्चों, डायग्राम भी साथ में बनाएंगे। अब लिखेंगे लेट देयर आर स्मॉल n चार्ज डेंसिटी या चार्ज कैरियर डेंसिटी भी कह सकते हो, या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हो। लेट द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n इन द करंट कंडक्टिंग वायर, चार्ज डेंसिटी इन द कंडक्टिंग वायर and A is cross section area having L length
हैविंग स्मॉल एल, कैपिटल एल भी लिखते हैं कई विद्यार्थी, कई किताब वाले भी लिखते हैं, हैविंग एल लेंथ, एल लेंथ ऑफ द conducting wire, then the charge in conducting wire, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ज्ञात करने के लिए तो हमें चार्ज का मान चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंज के अनुसार F बराबर क्यू वी बी है, तो Q का मान चाहिए सबसे पहले। V वेलोसिटी तो हम लिख देंगे, उसमें V का मान जो भी आएगा। कंडक्टिंग वायर Q इज इक्वल टू आ जाएगा चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और यूनिट चार्ज का मान। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E। ये पूरा का पूरा अपने पास चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, स्मॉल n, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ इंटू E। ये मेरे पास आ गया Q का मान NaLe, दिस इज वैल्यू ऑफ Q। अब कह देंगे इस चार्ज पर, चूंकि ये v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं करंट फ्लो करने के लिए, तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो लगेगा QVB। कितना लगेगा, QVB, ठीक है। तो हम कह देंगे नाउ द फोर्स acting on the charge which is flowing the current in wire, flowing the current in the wire, तो F इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी Q V क्रॉस B। हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग ये है कि वायर को किस एंगल से रखा है, क्योंकि वायर के अंदर तो चार्ज कैरियर्स वायर की डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसा तो है नहीं वायर से बाहर निकल के चलने लग जाएंगे। जिस डायरेक्शन में वायर रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसी डायरेक्शन में ये चलेगा। जैसे अब मैं डायग्राम बना ही देता हूँ, ये ठीक रहेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो अब है इनवार्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, हर जगह उसका मान एक जैसा है। यस, अब चार्ज कैरियर की जो डायरेक्शन रहेगी ना, ये रहेगी, मान लो रिप्रेजेंट कर दिया। ये एरिया ए है इसका, आप बता देना ए एरिया है, लेंथ इसकी एल है, दैट्स ऑल। रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। देन इट विल बिकम एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज, यहाँ आप कह देना ऐसे, दैट इज बी जेड एंड दैट इज थीटा। परपेंडिकुलर मत बताना इसको, ठीक है, बता दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज एल, लेंथ ऑफ वायर। इसको रिप्रेजेंट मैंने ऐसे कर दिया। हालांकि डायग्राम में मैंने 90 डिग्री दिखाया, लेकिन 90 डिग्री न हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। थीटा एंगल का, थीटा का मान कितना भी हो सकता है। वैल्यू पुट करो भाई, क्यू का मान कितना था, अभी हमने लिखा है NaLe, दैट इज Q एंड दैट इज V, दिस इज B साइन थीटा, दिस इज V साइन थीटा। कुछ बातें अब समझने वाली है इसमें। क्या समझने वाले, देखने वाले हैं हम लोग। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, किसका, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। अब कह दो सर ये वेलोसिटी, अरे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला ही पोर्शन है एक प्रकार से। ये कौन सा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला है। तो F इज इक्वल टू आ जाएगा NaLe, ये आ जाएगा VD, कह सकते हैं इसको। ये भी सही है बात है।
और लिखते हैं कुछ बातें। याद रखो, अगर मैं इसको वीडी को टाइम के रूप में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा, यानी कि वीडी का मान होता है लेंथ अपॉन टाइम, देन इट विल बिकम NaLe। ये तो चार्ज का टोटल मान था, ये आ जाएगा L अपॉन टाइम। देखो सूत्र बनने जा रहा है, फॉर्मूला बनने जा रहा है अभी बस मैग्नेटिक फोर्स का। याद करो, चार्ज बटा टाइम होता है करंट। क्या याद करेंगे? सिंस करंट I इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। ये टोटल मान तो चार्ज का ही था जो मैंने इस फॉर्म में रखा है। देन इट विल बिकम F इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगा ILB साइन थीटा। देखो करंट तो स्केलर क्वांटिटी होती है, अगर मैं इसको वापस वेक्टर प्रोडक्ट में लिखना चाहूँ तो IL क्रॉस B आ जाएगा, यानी लंबाई लेंथ के साथ ही एंगल बन रहा है इसका। तो L क्रॉस B किसके बीच में आएगा? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो ये है फोर्स। लिख दो इक्वेशन, स्टार रिप्रेजेंट्स द फोर्स विच इज एक्सपीरियंसेस बाय द कंडक्टिंग वायर कैरिंग करंट। इक्वेशन स्टार रिप्रेजेंट्स the magnetic force which is experiences by the conducting wire carrying current I। ठीक, हेंस F इज इक्वल टू आ गया ILB साइन थीटा। याद रखें इस सूत्र को, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आ गया अपने पास अभी। याद, डायग्राम भी बना दें उधर। अब स्पेशल कंडीशन लगा दो, कोई लगाना चाहो तो। क्या कंडीशन भाई? एक तो वेक्टर फॉर्म में लिखो, पहले इसके वेक्टर फॉर्म लिखो। वेक्टर फॉर्म आएगा F वेक्टर इज इक्वल टू I L क्रॉस B भी लिख सकते हैं। अब साइन थीटा गायब हो गया क्रॉस प्रोडक्ट में। फिर अगर लिखें इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब वायर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखने पर किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगेगा। हेंस इफ द वायर placed in the direction of magnetic field, then it haven't experiences force. Number second, when theta is equal to 90 डिग्री, इसका मतलब जब वायर को मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल रख दोगे आप, तब सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा। सेकंड नंबर में ऊपर ही लिख रहा हूँ पूरा ही। when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। हेंस when the wire is placed normal to the magnetic field, then it experiences maximum force by the magnetic field, which is F maximum। प्यारे विद्यार्थियों,
एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू आ जाएगा ILB, दैट्स वर डबल स्टार। ये हमारा आ गया, पूरा टॉपिक खत्म हुआ है। यहाँ आके टॉपिक क्या था, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। अगर फोर्स ज्ञात करना है तो किसी कंडक्टर के अंदर सबसे पहले चार्ज का मान ज्ञात करो। चार्ज ज्ञात होते ही चार्ज की वैल्यू पुट करो और V को डिटरमाइन कर दो L/T में, उत्तर आ जाएगा सारा का सारा। अब सीधा याद रखो कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर रखते हो जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, F मैक्सिमम लगेगा 90 डिग्री होने पे, अदरवाइज ILB sin थीटा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी।